अब सवाल ये है कि ये दिल्ली का ट्रैफिक जाम अब कौन कर रहा है? याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अग्रवाला साहब, वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट की साहब, वो किसानों ने जाम लगा दिया है, हमारे वकील नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब एक पिटीशन लगाए ना कि दिल्ली पुलिस जाम लगा रही है, ये जाम क्यों लग रहा है? और एक और बात मैं कहना चाहता हूं राजीव जी, कि इस पूरे प्रकरण में जो राजनीतिक शुचिता है, अभी इकरार बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को सोनिया गांधी पर, मनमोहन सिंह पर क्या आरोप नहीं लगाए, लालू प्रसाद यादव पे क्या आरोप नहीं लगाए। और इस पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप देखिए कि आज वो राहुल गांधी उनको फोन कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, सब पूरा विपक्ष एकजुट है इस मामले में। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी इस देश में, इसको ही खत्म करने की मंशा जो है वो मोदी साहब की तरफ से हो रही है। और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए। और एक और आखिरी बात कि नीतीश कुमार को बहुत गौर से इन डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए, नवीन पटनायक को बहुत गौर से इन डेवलपमेंट्स को देखना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को बहुत गौर से इन डेवलपमेंट को देखना चाहिए कि जो बीजेपी की बी टीम बनने गया था, बीआरएस और आम आदमी पार्टी, उनके साथ क्या हो रहा है, ये उनको देखना चाहिए। और इस देश में आप देखिए कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भारत के, उस भारत की है जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उस भारत की जहां चुनाव होने वाले हैं अगले कुछ सप्ताह के अंदर। चुनाव का प्रोसेस ऑलरेडी ऑन हो गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो सो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने पूछा नहीं पलट कर ईडी से, और पूछा हो तो बताया नहीं जनता को कि भाई आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया एक राष्ट्रीय पार्टी के कन्वीनर को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बिना हमको बताए। तो इलेक्शन कमीशन को गंभीर जो है चिंतन करना चाहिए। सस्ती शेरो शायरी के अलावा संविधान और कानून। और एक और बात मैं राजीव जी कहता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल सरकार के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने ये दिलासा दिलाया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को की सुनवाई कर रहा है, हम अरविंद केजरीवाल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे। मुझे लगता है वो इतने सीनियर वकील है, उनको मालूम होगा। चाहूंगा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश सिंह, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे जरा समझो। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं। संजय सर्वेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। जरा आपसे समझना चाहता हूं संजय जी, किस हिसाब से आप लोग देखते हैं जो भी घटनाक्रम है कल से लेकर आज तक लगातार हम कवर कर रहे हैं, जरा आपकी पार्टी का नजरिया क्या है? हालांकि कई आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहां यह जानना जरूरी है कि अब यहां से आगे आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? जी धन्यवाद। मेरा पूरा नाम सर्वेश मिश्रा है। खैर, आपको मैं इसमें दो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब कोर्ट में गए और कोर्ट ने जो समय दिया कि आप 22 अप्रैल तक ईडी इस पे जवाब दाखिल करेगी, तो ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने कल भी सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई में उनको जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई ऐसे साक्ष्य हैं जो आप हमारे सामने दे दीजिए। कोर्ट कह रही है हमारे सामने दीजिए, वो कोर्ट के सामने भी नहीं दे रहे, तो वो कोर्ट की जितनी प्रोसीडिंग्स है उसको नहीं मान रहे। इस पूरे देश में आज जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, जब भी पिछले एक बार का जिक्र आता है लोकतंत्र में, तो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग से पूछना पड़ता है, ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक प्रदेश के गिरफ्तार कर रहे हो। तो आम आदमी पूरी तरीके से देख रही है कि जो 400 का नारा है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 420 है। उसी के चक्कर में विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि विपक्ष एक साथ नहीं हो पाएगा,
लेकिन देश ने मुद्दों में इंडिया अलायंस आज एक साथ खड़ा हुआ। पूरे देश एक साथ, आज अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सब लोग एक साथ खड़े हैं। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक एक साथ खड़ा है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी बन गई है। मैं आज कह रहा हूं कि आप लीगल पॉइंट्स पे बात कर लीजिए तो भी ये हार रहे हैं। जो व्यक्ति एक्साइज के इस मामले में मुख्य आरोपी हो रहे हैं, उनको आप जेल से छोड़ रहे हैं और उनसे फर्जी गवाही दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, और उसके आधार पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। ऐसे कई फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आ चुके हैं जब सरकारी गवाहों के बयान को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट का माना जाता है, सबसे कमतर आंका जाता है और उसका कोई भी मजबूत आधार नहीं। बिना सबूत के आप गिरफ्तारी कर दे रहे हैं। किसी तरीके का कोई मामला, इस तरीके से आप देश की किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। आप देश में हर तरफ कहीं आप सरकारें, विधायक खरीद रहे हैं, कहीं पार्टियां तोड़ रहे हैं, कहीं नेता तोड़ रहे हैं। जब दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, इंडिया गठबंधन मजबूती से साथ खड़ा हुआ, तो आपको लगा नहीं या तो चीफ मिनिस्टर को ही गिरफ्तार कर लो। यही कार्रवाई हुई। कल कोर्ट में जैसे आया 22 अप्रैल तक को उनका जांच का समय, कुछ उन्होंने नहीं किया, 2 घंटे के अंदर ईडी पहुंच जाती है और गिरफ्तारी कर लेती है। आज हमारे लोग इस न्यायिक प्रक्रिया में हम लड़ेंगे, लेकिन इस देश को हम जागरूक भी करना चाहते हैं, इस देश को बताना चाहते हैं कि आखिर में किस तरीके से ईडी के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। एक कानून जो बहुत ही संगीन व्यक्तियों के लिए, बहुत संगीन धाराओं के लिए बनाया गया, उनका इस्तेमाल किस तरीके से देश के विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। अग्रवाल जैसी जो मजबूत आवाज है, संजय राउत जैसे जो मजबूत आवाज है, उनको दबाने और कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। एक तो माफी चाहूंगा, आपका नाम शुरुआत में थोड़ा गलत था। सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और सर्वेश जी, आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, चूंकि ये चुनाव का वक्त है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है, दूसरे एरिया में भी, चाहे पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो या गुजरात हो, हर जगह आप लोग इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर काम कर रहा है। लेकिन जब ऐसे हर्डल्स आते हैं तो यहां पर पार्टी का रुख क्या है? अब आपके 3-4 बड़े जो नेता हैं वो इस वक्त ईडी की रडार पे हैं, गिरफ्तारी में हैं ऑलरेडी देखा जाए तो। ऐसे में आपकी पार्टी अब कितना मजबूत है और कितना यहां पे आपकी परेशानियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी है आपकी अब अगले चुनाव को लेकर? क्योंकि आपको जीत या हार जो भी है वो चुनाव से दिखानी होगी और यहां से ही लोकतंत्र की जो बात हो रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी थोड़ी देर पहले लिखा, डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई है, और यही बात लगातार तमाम नेता लिख रहे हैं कल से लेकर आज तक। और यह साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन यहां मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तमाम नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल के पक्ष में यहां ट्वीट करते हुए, अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। यह भी सुनने में आया है कि राहुल गांधी ने भी बातचीत की है अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से। जरा वो भी कंफर्म कीजिएगा कि क्या यह सही है। और दूसरी बात, यहां से चुनाव की तैयारियां कैसे आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी ने भी बात की। कल कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जी भी आए थे। देश के तमाम उत्तर से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब लोग एक साथ खड़े हैं, क्योंकि ये इंडिया अलायंस मुद्दों का अलायंस है, ये विपक्ष की मजबूत आवाज का अलायंस है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हमने सर्वे करवाया, लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम नोटिस भेजकर ये चाहती थी कि इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएं, ये लोग साथ ना आए, मिलकर चुनाव ना लड़ें, नहीं तो हम हार जाएंगे। इन्होंने 400 सीटों का नारा देके पूरे देश को 420 में डाला। जनता 420 में फंसी नहीं, क्योंकि जमीन पे तो इनका कोई आधार है नहीं। जनता परेशान है, बेरोजगार लोग परेशान हैं। 2 करोड़ का वादा फुस हो चुका है। नोटबंदी को इन्होंने बुरिया बिस्तर लगा के कहीं अंदर डाल दिया है। हर तरफ इनके भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों की, दावों की पोल खुल रही है। इसीलिए इन्होंने कहा कि देश में एक जो मजबूत नेता हैं उनको फंसाते जाओ। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया एक फर्जी मामले में, उनके पास बना हुआ है मामला। अरविंद केजरीवाल जी को आपने गिरफ्तार कर दिया। जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा उसको तो कुछ नहीं होगा। हेमंत विश्व शर्मा कुछ नहीं किए जाएंगे, नारायण राणे कहीं से नहीं भारतीय जनता पार्टी में रहे, कुछ नहीं है। आप तमाम, छगन भुजबल जी की तो ईडी कह रही है कि उनकी फाइल लीक हो गई। तो पूरा देश देख रहा है कि जब आचार संहिता लग चुकी है, और ऐसे में
चुनाव आयोग को अपना काम करना चाहिए। ऐसे में परिदृश्य देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार तानाशाही रवैयों से नेताओं को जेल में डाल रही है और ये घटनाएं और बढ़ सकती हैं। और लेकिन ये जनता के लिए चरम है, जनता सब कुछ देख रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 400 का नारा फुस है और इसीलिए डरे हुए हैं। आप खुद एक बात को देख लीजिए, आज विपक्ष इतनी मजबूत आवाज के रूप में हर जगह खड़ा है। आप बिहार में चले जाइए, कितनी भीड़ आ रही है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हो जाइए। आप जहां जहां भी विपक्ष की रैलियों में देखेंगे तो एक साथ लोग, बेरोजगार नौजवान, सब लोग एक मुद्दे पर खड़े हुए। आज अरविंद केजरीवाल इनके लिए खतरा है, आज राहुल गांधी जी इनके लिए खतरा है और इन सब लोगों को ये सोच रहे हैं कि जेल में डाल देंगे। इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश की राजनीति ने तमाम ऐसे तानाशाही रवैयों को कुचला है और ये फिर से वक्त है, जनता इनको जवाब देगी। 2024 इनके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। बात आप रख रहे हैं, सर्वेश जी बने रहिए। कुछ जोड़ना चाहते हैं जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी? जी प्लीज। की ओर से आपको स्पष्ट मैसेज आया कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए तो आपको हम तमाम तरह की राहत या रिलीफ दे देंगे? सवाल जरा देखिए, निश्चित क्योंकि क्लियर नहीं आ रही थी। शायद आप ये कह रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये कहा गया था कि उनके ऊपर एक प्रेशर है कि इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी छोड़ दे और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ है तो ये तमाम चीजें जो आज अरविंद केजरीवाल जी को झेलना पड़ रहा है वो झेलने के लिए तैयार रहे। शायद यही आप कह रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया सर्वेश जी? हाँ, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी, सब लोगों ने, और हमने पब्लिकली बताया। देखिए, किसी गठबंधन में हम लोग हैं और आज पूरा देश देख रहा है कितने ईमानदारी से सब लोग अपने गठबंधन के धर्म को निभा रहे हैं और एक विपक्ष के धर्म को निभा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से तमाम ऐसे इशारे हो रहा है। हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गठबंधन से अलग हो जाने पे ये सब चीजें आराम से साफ साफ हो जाएंगी और ऊपर से इसी का माहौल बनाया जा रहा। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि किस तरीके से गठबंधन एक साथ है, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी एक साथ हैं, इससे उनको खतरा महसूस होने लगा। वो कानून की धज्जियां उड़ाने को हर तरफ तैयार हैं। पूरे देश की जनता को समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति मुख्य आरोपी हैं उनको तुरंत जेल में डाला जा रहा है, उनसे पार्टी में चंदा लिया जा रहा है, फिर उनको सरकारी गवाह बनाया दिया जा रहा है, फिर उनसे मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान लिया जा रहा है और फिर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। सिर्फ यही सीक्वेंस है। कोर्ट पूछ रही है सबूत कहां है, सबूत कहां है? वो सबूत ला नहीं रहे, कह रहे हम आपको नहीं। कोर्ट का सबूत नहीं दोगे तो किसको तो सबूत दोगे? अब बेल मिलने के चक्कर के ये कानून दूसरे कानूनों से बहुत ही अलग है। इसमें आरोप साबित करने का पूरा जिम्मा आरोपी पे है। इस कानून को लोग समझते हैं, लोग जान रहे हैं, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन देखिए, विपक्ष एक साथ है, मजबूती से हम साथ हैं और हम इसका जवाब भी देंगे। हमारे साथ सीधे चलना चाहता हूं, उधर राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार, क्या कुछ आ रहा है कोर्ट से, क्या खबरें आ रही हैं? अंदर अब अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। उससे पहले उन्होंने लीगल टीम से भी बात की है, मुलाकात की है। अब अंदर से क्या कुछ आ रहा है? हाँ जी, जैसा कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर, कुछ देर पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंची है कोर्ट परिसर के अंदर। ये हम राउज एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल ठीक गेट पे खड़े हैं। दरअसल जो ईडी उनको लेकर आई है वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले उस पर लेकर आई है, जहाँ ना मीडिया की एंट्री थी ना किसी की है। हम जो है उसके बैक साइड, राउज एवेन्यू कोर्ट के बैक साइड में खड़े हैं। जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है वो ये है कि अभी सुनवाई की जो है, अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है और उस जो है अरविंद केजरीवाल कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ में जो उनकी लीगल टीम है वो भी है और बाकी ईडी के अधिकारी हैं और ईडी के साथ में जो उनके लीगल के जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद है। तो जो कुल मिला के सुबह से जो एक साफ सीधी जो खबर जो निकल कर आ रही है कि ईडी किसी भी कीमत पर जो है आज वो
अरविंद केजरीवाल की जो है रिमांड लेने के मूड में है और वो करीब जैसा हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि करीब 10 दिन के आसपास की ये लोग रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी ये लोग देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मीडियाकर्मी मौजूद है और वहाँ अंदर ना किसी को जाने की अनुमति है ना कुछ है। ठीक ही साथ ही जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है बाहर ही डिटेन किया जा रहा है। कहीं एक एक करके चुन चुन के बसों में उनको बिठाया जा रहा है। आप पूरा इलाका जो है पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और जो कोर्ट परिसर और आम आदमी पार्टी के कार्यालय है ये आसपास में नज़दीक ही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय भी बिल्कुल एकदम खाली है, वहाँ भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। इवन यहाँ जो दफ्तर है, आसपास के दफ्तर है, दफ्तर में भी उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं। वो पूरा पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात है। अब अंदर कुछ देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। सुनवाई के बाद में क्या अपडेट होता है, क्या होता है, वो हम आपको जानकारी देंगे। अभी सोर्सों से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो है अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है और ईडी के अधिकारी के साथ साथ जो है अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम भी मौजूद है। और वहां की क्या कुछ जानकारी है वो आप हम तक पहुंचाते रहिए। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और साथ में हमारी पूरी टीम है जो इस मसले पे चर्चा कर रही है। सर्वेश जी, एक सवाल के साथ और आना चाहता हूं, यहां से आप अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि ये अब एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपके प्रमुख नेता जो हैं वो अब बाहर नहीं हैं। और अगर देखिए संजय सिंह होते, अरविंद केजरीवाल होते या मनीष सिसोदिया, तीनों कद्दावर नेता अगर ये बाहर होते, चुनाव का वक्त होता तो एक अलग बात होती। लेकिन आपके कार्यकर्ता आज की तारीख में कितने मजबूत हैं, कितने इंटैक्ट हैं और कितना जोश है उसमें, क्योंकि 7 सीटें हैं दिल्ली की और कहा जाता है कि दिल्ली की 7 सीटें अगर निकल गई तो दिल्ली की गद्दी भी मिल जाती है। और यह हाल हमने दो बार देख लिया, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव भी देखा। लेकिन इस चुनाव में आप और कांग्रेस दोनों एक साथ है। क्या आप देखते हैं यहाँ पे? राजीव जी, जो दिल्ली की फाइट है उस तो सीधे तौर पे दिख गया। देखिए, सीधे तौर पे दिल्ली में यह दिख गया कि जैसे ही आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस हुआ, हम गठबंधन में आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं को किनारे लगा दिया, कहा तुमने कोई काम नहीं किया, तुम घर चलो, सबके टिकट चेंज कर दिए एक व्यक्ति को छोड़ के। तो ये तो निश्चित तौर पे दिख गया कि दिल्ली में जो हमारी मजबूत पोजीशन है, दिल्ली में जो इंडिया अलायंस के सातों कैंडिडेट जीत रहे हैं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि मोदी जी के नाक के नीचे जब इंडिया अलायंस के सातों सांसद बैठेंगे तो इनको जीने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि दिल्ली के अधिकार मत छीनो, लोकतंत्र और तानाशाही लोकतंत्र में तानाशाही को मत फैलाओ। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी तो बार बार से कह रही थी, हम तो बाहर से कहते कि ये लोग तैयारी में है अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने को। हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ज्यादा समय से जेल में रखा है, संजय सिंह जी को 5 महीने से जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा है। इनको पता है कि इन लोगों को ये ईडी की धमकियों से डरा नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको जेल के पीछे कर दे रहे हैं कि चुनाव में चुनावी रैलियां न कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी से भी यही खतरा था इनको कि ये चुनाव में चुनावी रैलियां न कर पाए, अलग भाषण न कर पाए, ये चले जाएंगे तो हमारे वोट खत्म हो जाएंगे, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार थी, हम पूरी तैयारियों के साथ हैं। हमने बहुत ही संघर्ष के और बहुत ही मुश्किल दौर अपने इस 10 साल में ही 12 सालों के में ही सामना किया है और हमने हर बार अलग तैयारियों से, अलग तरीके से, अलग इनोवेशन और रचनात्मक तरीकों से आगे बढ़े और हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नए आइडियाज हैं, नए लोग हैं, अब सब इंडिया का गठबंधन का साथ है। किसी भी तरीके से पार्टी कमजोर नहीं होगी, कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा लगातार बना हुआ है। साथ मिलकर मजबूती से तानाशाही के खिलाफ हम लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को ये बताएंगे कि 400 की 400 नहीं चलेगी, आपको अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और घर को जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वेश जी की जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको साबित करने की कोशिश हो रही है, बार बार बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो कल से लेके आज तक यही बात कर रहे हैं। इस आरोप से कैसे आप लोग, जो आम जनता है, उसको इस बारे में कैसे बताएंगे कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, इसके पीछे कोई सियासी षड्यंत्र है, कुछ और है, ये सब कैसे पहुंचाएंगे आप लोग?
कह रहा भैया मुझे आप लोगों को लेके जाने का मन नहीं है, गलत तानाशाही कर रहे हैं, मोदी अरविंद केजरीवाल से डरा हुआ है। आज की मैं आपको वाकया बताऊं, मुझे आईटीओ चौराहे पे मैं अकेले जा रहा था, मुझे 10 पुलिस वालों ने अकेले जा रहे व्यक्ति को, एक अगर 144 भी लगेगी तो अकेले जा रहे व्यक्ति को आपसे आपको क्या खतरा है, मुझे इन्होंने डिटेन कर लिया, मुझे बस में भर के लेके बैठे, और वो बस वाला थोड़ी दूर बाद जाके कह रहा भैया आप लोग उतर जाओ, आप सब लोग चले जाओ। 100 मीटर बाद वो कह रहा हमें पता है सब बहुत गलत कर रहे हैं आपके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये आम आदमी की सोच है। आम आदमी आज अरविंद केजरीवाल के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। वो देख रहा है कि देश में कौन 2 करोड़ रोजगार की मांग कर रहा है, वो देख रहा है कि देश में कौन महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। आम आदमी को सच्चाई पता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ अंधभक्त और 2 रुपए के ट्विटर वाले 2 रुपिल्ली पाल रखे होंगे, उनका देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये देश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं चलता है, ये देश जनता से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 99.99% का मैंडेट नहीं है, आप भी जानते हैं। तो ये लोकतंत्र है, इसमें बहुत से ऐसे हिटलर शाह और तानाशाह है, और हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत लोकतंत्र में इनका कब खात्मा किस तरीके से हो जाता है आता पता नहीं लगता है। 2024 के चुनाव में जनता ने तय कर दिया है, इनकी विदाई तय है, इनको लौट के गुजरात जाना है, इसलिए बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्रशांत जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं सिर्फ इतना सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ सर्वेश जी से कि एक व्यक्ति जो जिसकी चर्चा ये कर रहे थे, जो रेड्डी है, जो अरविंदो फार्मा का एमडी है, गिरफ्तार हुआ था। 30 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को चंदा दिया है बॉन्ड के जरिए। उसके बाद वो आरोपी से बन गया अप्रूवर या सरकारी गवाह, जमानत मिल गई उसको, अब वो आज़ाद है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जब वो मामला गया था तो तब ये फैक्ट नहीं था कि इसने 30 करोड़ रुपए चंदा भी दिया है। तो आम आदमी पार्टी को या क्या ये लोग अपनी एक कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये कहेंगे कि इसको वापस आरोपी बनाया जाए, इसको रिमांड पे दिया जाए शरद चंद्र रेड्डी को? निश्चित तौर पे इसको कहेंगे। और पहले के भी मामलों में हमें जिक्र करते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति, इसके पहले भी एक सरकारी गवाह इन्होंने बनाया, जिस मामले में सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी इन्होंने की। एक व्यक्ति को सीबीआई सरकारी गवाह बनाती है। आप समझिएगा सीक्वेंस, देश में किस तरीके से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सीबीआई में एक व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाया जाता है, उस सरकारी गवाह को ईडी पकड़ लेती है, सरकारी गवाह को पकड़ लेती है। उस सरकारी गवाह को 15 दिन जेल में डाला जाता है, और 15 दिन में जेल में डाले के जाने के बाद से सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बयान लिया जाता है, और उसके आधार पर उसको 5 दिन बाद ही बेल दे दी जाती है। वो मुख्य आरोपी है, आप समझिएगा, सीबीआई के और इस केस में मुख्य आरोपी है। ईडी सेकेंडरी एजेंसी है, इस देश की जनता को समझे। सीबीआई का एक केस है, ईडी सेकेंडरी एजेंसी है जिसको सीबीआई ने इस केस को रेफर किया है। सीबीआई के उस केस में सरकारी गवाह को, अपने ही सरकारी गवाह को सरकार, दूसरे ईडी उसको गिरफ्तार करती है, सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिलाती है। 5 दिन बाद उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है। कोर्ट के जो जज हैं वो उस बेल में के ऑर्डर में लिखते हैं, उस बेल का एक पैरा नंबर 13 है जिसके ऑर्डर में लिखा गया है कि ईडी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। जज अपने जजमेंट में लिखते हैं, और उस बयान के आधार पर ही सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी होती है। 1 भी रुपए का कोई कहीं से ट्रांजैक्शन नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं। और जब ईडी के कस्टडी में सांसद संजय सिंह जी से सवाल पूछा जाता है, जिनके अकाउंट में उस समय 10,000 रुपए का भी बैंक बैलेंस नहीं था, सभी अकाउंट्स मिला के, मैं आपको बता दूं, सभी अकाउंट्स मिला के, जो उनके 1 ही या 2 बैंक अकाउंट है, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने माँ बाप से 50,000 रुपए क्यों लिए, आपने अपने पिताजी से 50,000 रुपए क्यों लिए, वो भी 6-6 महीने। इस तरीके के हास्यास्पद केस किए जा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा मामला है जिसका प्रशांत सर चर्चा में कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले ये डाटा सबके सामने नहीं था, लेकिन अब डाटा सबके सामने है कि कैसे एक व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है, वो 5 करोड़ का चंदा देता है, थोड़े समय बाद 30-30 करोड़ का चंदा देता है, और किस तरीके से उसे अप्रूवर बनाया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, और उसी की सरकारी गवाही ली जाती है। और कहा जाता है कि इन्होंने इनसे ये कहा, कहने के आधार पे क्या किसी मुख्यमंत्री को कर लेंगे? अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पूरा देश देख रहा है, 6-6 हजार करोड़ का चंदा कैसे कंपनियों पे छापे पड़े, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ऐसे में आप गिरफ्तार कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आप गिरफ्तार कर लीजिए।
आप उनसे पूछताछ करिए कि आखिर में कैसे हुआ। आप एक व्यक्ति जो शराब के मामले में मुख्य आरोपी है, आप उससे करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। आप कौन सी पार्टी है भाई, आप बताइए। आप तो खुलेआम ले रहे हैं। आप तो यहां कह रहे हैं यहां कोई सबूत नहीं, आपके तो अकाउंट में दिख रहा है, अब तो दिख गया है कि आपने इस व्यक्ति से चंदा लिया है, इतने चंदा लिया है। अब तो आप कुछ करिए, आप बताइए। बाकी जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष को दिखाया जा रहा है कि जो लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उनको दिखाने की कोशिश है। हेमंत बिश्व शर्मा जी आ गए तो बहुत ईमानदार है, नारायण राणे जी आ गए बहुत ईमानदार है, छगन भुजबल जी आ गए तो बहुत ईमानदार है, शुभेंदु अधिकारी आ गए बहुत ईमानदार है। तो ये ट्रेंड को पूरे देश की जनता को समझना पड़ेगा। हम लोग भी इसे समझाएंगे, इंडिया गठबंधन समझाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री चलाती है और उस झूठ की फैक्ट्री को चलाने वाले जो राजा हैं वो बहुत ही डरपोक और कायर हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है देश झूठ पे चल सकता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। ये किसी के भी पक्ष में कभी भी खड़ा हो सकता है। निर्भया आंदोलन में आपने देखा कैसे एक महिला के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। अन्ना आंदोलन में आपने देखा कैसे देश खड़ा हो गया। किसान आंदोलन में आपने देखा कैसे देश खड़ा हो गया। ये देश खड़ा होगा, ये देश ही जवाब देगा इनको। आप किसान आंदोलन देखिए, आपके सामने है 3 काले कानून किस तरीके से बनाए गए और उनको नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए वापस लिया। पूरे देश के सामने है। जो लोग कहते हैं कानून का दुरुपयोग, इसे ही कहते हैं। कैसे कानून बनाया गया कुछ लोगों के हक में, पूरे देश ने देखा। ऐसे इस कानून का दुरुपयोग है, लेकिन हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल। जरा एक मिनट के लिए चलते हैं सीधे। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त दलीलें पेश की जा रही हैं ईडी की तरफ से, और अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है। और क्या कुछ उधर चल रहा है जरा जल्दी से समझते हैं। इकरार, क्या कुछ आ रही है खबरें आपके पास कोर्ट के अंदर से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह से जो डीबी लाइव जिस बात को कह रहा था कि ईडी जो है 10 दिन की रिमांड डिमांड करेगा, वही हुआ है। अदालत में जो है ईडी ने 10 दिन की जो है रिमांड है वो डिमांड की है। उसके साथ ही एक 25 से 30 पेज की एक फाइल है। उस फाइल के अंदर ईडी जो है अपने वो आधार पेश कर रहा है जिस आधार पर वो रिमांड मांग रहे हैं, और बहुत ही पुख्ता तरीके से वो अपनी दलीलों को रख रहे हैं। बारी बारी से जो है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि वो सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, एक एक जानकारी दे रहे हैं कि उनको किस वजह से रिमांड चाहिए। जी, और यही सब जो जानकारी है, जैसे जैसे जो अपडेट्स आ रही हैं हम आपको उसकी जानकारी देते रहे। अभी फ़िलहाल जो है सुनवाई जारी है और ईडी के जो लीगल टीम है वो अपनी दलीलें रख रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो भी लीगल टीम होगी वो अपनी दलीलें पेश करेंगी, और ईडी ने जो है 10 दिन की वो रिमांड की डिमांड की है कोर्ट के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आप बने रहिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की कल की गिरफ्तारी के बाद आज इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएलएमए जो है उस कोर्ट में इस मसले पे अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है। और ईडी डिमांड ईडी ने की है कि 10 दिन हमें रिमांड पर दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ करनी है। और आपने देखा कि सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी थी, जिस याचिका को आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया। और ये जो याचिका थी वो 3 जजों की बेंच, बेला त्रिवेदी की बेंच, जस्टिस संजय खन्ना की बेंच और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच जो है उससे वापस इन्होंने ले लिया। यहां से बात फिर से सुप्रीम कोर्ट से आ गई लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा जी, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन साथ में सर्वमित्रा सुरजन भी हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। जी सर्वमित्रा जी, पूछिए। जी राजीव जी, मेरा सवाल सर्वेश जी से है। सर्वेश जी ने अभी अपनी जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के समय जिस तरह पूरा देश जो है सड़कों पर उतर आया था, और 2014-13 की वो बात है, और उस समय हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी तब नहीं बनी थी, लेकिन अन्ना आंदोलन, और उस समय यही तमाम सारे लोग जो आम आदमी पार्टी के हैं वो उस समय अन्ना आंदोलन में सक्रिय थे। और उन लोगों के आंदोलन के कारण ये देखा गया कि 10 साल की जो यूपीए सरकार थी वो हटी और उसके बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला। तो क्या अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी बन चुकी है, दिल्ली में आपकी सरकार है लगातार 3 बार से, तो क्या अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह, अब हम देख रहे हैं कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बावजूद
क्या आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता उसी तरह का माहौल देश में बना सकेंगे जैसा कि 10 साल पहले बनाया गया था और उसमें मौका मिला था मोदी सरकार को सत्ता में आने का? अब क्या वापस 10 साल की एक और सरकार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उसी तरह उतरेंगे? वैसा ही मंजर हमको देखने मिलेगा? और एक और सवाल ये कि उस समय केजरीवाल जी का अनशन जो था, एक अन्ना हजारे का अनशन और दूसरा उसके बाद केजरीवाल जी का अनशन, अब क्या वैसे ही कोई अनशन के रास्ते पर आम आदमी पार्टी के लोग जाएंगे? देखिए सर्वमित्रा जी, अभी आज जिस तरीके से आपने दिल्ली में देखा कि हर चौराहे पे बसें लगी हैं, हजारों बसें प्राइवेट बसेस लगी हुई हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, ये सब प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। कोझीकोडे में भी प्रदर्शन चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, जौनपुर में चल रहा है, सब तरफ चल रहा है। इंडिया अलायंस के अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो विरोध करेंगे भी, लेकिन ये सबको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और कहीं ना कहीं से ये प्रदर्शन वोट में दिखना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस बार वोट में सबक सिखाना है। तो निश्चित तौर पे पूरा इंडिया अलायंस मिलकर इसमें वोट की ताकत में भी प्रदर्शन करेगा, क्योंकि असली ताकत वही है जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा। इनके सत्ता की कुर्सी को जो इन्हें हटाना है, हमें इसको मजबूत और सुनियोजित तरीके से हटाना पड़ेगा, एक नई तैयारी के साथ। कहीं से भी किसी तरीके से उलझना नहीं पड़ेगा, हमको ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक लक्ष्य पे केंद्रित होकर इस देश के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस देश में गरीबी खत्म करने, महंगाई खत्म करने, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पूरी एक नए तैयारी के साथ नए तरीके से होगा। इंडिया अलायंस के जो हमारे नेतृत्व हैं सब साथ बैठेंगे और इसे निर्णय लेंगे कि आखिर में हम आगे करेंगे क्या। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए सर्वेश जी, और बहुत सारी चीजें इस बीच जो वहां की तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोर्ट के अंदर अभी बातें जो जिरह हैं वो चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और उधर ईडी की तरफ से भी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। दोनों साइड से दलीलें पेश की जा रही हैं और वो जो अंदर कोर्ट रूम में चल रहा है वो भी चीजें हम तक आ रही हैं। लेकिन यहां जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, हम लोग सवाल कर रहे हैं और सर्वेश जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और इनसे बेहतर और कौन बता सकता है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कितनी मजबूती से इन तमाम मसलों पे फाइट करने के लिए तैयार है, कितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन का साथ देती हुई आम आदमी पार्टी यहां दिखाई देती है। और यहां से जो एक बहुत बड़ा झटका कह लें आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, उस झटके से कैसे उबरने वाली है आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन, इन सब मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और जरा एक सवाल के साथ और आना चाहता हूं सर्वेश जी आपके पास। सवाल यह है कि क्या चूंकि अब चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं, आपके कई कैंडिडेट्स, आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में सारे कैंडिडेट्स 4 के 4 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। आज कई कैंडिडेट्स भी बाहर निकल के आए थे, उनके समर्थक बाहर निकल के आए थे, डिटेन हो गए, आप भी डिटेन हुए थे। क्या एक माहौल बनता हुआ इस मसले को आप लोग जैसे लेके जाएंगे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो शर्मित्रा जी जो सवाल कर रही थी, बहुत वाजिब और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे था कि 2010 के बाद से 2014 तक जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना वो उस समय की वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल था। 10 साल बाद, लगभग 10 साल होने को है और इस समय भी वैसी ही एक स्थिति बन रही है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा तुरूप का इक्का आप लोगों के हाथ में है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। वो मामला कल से जैसे ही सामने आया है, एक नई तस्वीर हमारे सामने आ गई जिसको हम लोग कल से मीडिया मैनेजमेंट कह रहे हैं, उसकी कोशिश हुई है और अरविंद केजरीवाल जी को सामने लेके खड़ा कर दिया गया और उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमको करनी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, किसने किसको कितने पैसे दिए की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस भ्रष्टाचार के माहौल में जबकि है और न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जो स्लोगन था, उस पर यह भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका तमगा, इसका थप्पा आप लोग लगाने के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है, आपको कई अलग अलग मसलों पे लड़ना है। आपको अरविंद केजरीवाल जी सहित मनीष सिसोदिया और तमाम दूसरे नेताओं को भी बाहर लेके आना है। बहुत सारी चीजें हैं, इनमें कैसी तैयारियां? मैं बार बार उसी चीज पे आ जा रहा हूं, क्योंकि क्या मोराल आप लोगों का उतना, आपका हौसला उतना मजबूत है आज की तारीख में?
निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी का हौसला बहुत मजबूत है और इसके लिए देखिए हमने पूरे दिल्ली में सर्वे भी करवाया था कि बताइए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, वो सरकार से इस्तीफा उनको देना चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा नहीं, जेल से सरकार चलाए, हम चलाएंगे। आज ये दिल्ली में लगे हुए हैं, कह रहे नहीं हम आपातकाल ला देंगे ऐसा कानून। ने कहा कानून दिखा दो कौन है, तो ये अनपढ़ लोग IITian को कानून सिखा रहे हैं, इनका कानून मिला नहीं किताब में कि आखिर में वो कौन सा कानून है कि जो नहीं चला सकते हैं। तुम तानाशाही करोगे, तुम सरकारों को और विपक्ष को दबाओगे और तुम क्या समझोगे हमारी सरकारें तोड़ लोगे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा है, प्रदर्शन कर रहा है, मजबूती से कर रहा है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की साठगांठ करके ईडी और इनकम टैक्स के जरिए, CBI के जरिए अपने पार्टी में चंदा लिया, खुलेआम जो अकाउंट्स में दिख रहा है। आप समझिए उसका पर्दाफाश पूरे देश के सामने हो गया। कल उसके पर्दाफाश की अगली कड़ी थी, तभी इन्होंने कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि झूठ और लूट की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो सीधी सी बात है, ये चाहे गरीब के जेब का पैसा ले लेती है, अमीर के बैंक का पैसा ले लेती है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का रवैया क्या है। आज हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, इनकी सच्चाई छुपेगी नहीं। आप जनता के बीच चले जाइए, पूछ लीजिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ी अमीर पार्टी कौन है, कौन रेड मार के नेता तोड़ती है, कौन रेड मार के चंदा लेती है। आपको जनता जवाब देगी कि बीजेपी एक ही पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं करना है और इनको समझना पड़ेगा इनके गुंडाशाही और तानाशाही का दौर खत्म हो चुका है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, बेरोजगारी बढ़ने की बात हो, महंगाई की बात हो, कुछ छिपा थोड़े है, सब कुछ देश के सामने आ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से छिपा हुआ था, आप देखिए कोर्ट ने खुद आदेश देकर लाया, सबके सामने, जनता के सामने आ चुका था। जनता के सामने पहले से ही महंगाई की बात थी, दिख रहा था कि दाल कैसे बढ़ रही है, दिख रहा था टमाटर कैसे बढ़ रहा है, प्याज कैसे बढ़ रहा है। अब सीधा दिख गया कि आखिर में जो दवाइयों के दाम बढ़ रहे थे, इन दवाइयों से तो चंदा ले रही थी ये पार्टी और कह रही थी तुम दाम बढ़ाते जाओ इलाज के। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ सबके सामने उजागर हो गया। और आम आदमी पार्टी हो या इंडिया अलायंस के दूसरे लोग हैं, अब चुनाव घोषित हो चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। हाँ, तौर पे ये तानाशाही का दौर है, नरेंद्र मोदी का दौर है, एक कायर राजा का दौर है। जरूर यह है कि आप, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इसमें लड़ना पड़ेगा। संघर्ष तो विपक्ष करेगा ही, विपक्ष अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, क्योंकि विपक्ष का अधिकार जो है वही जनता का अधिकार है। जनता के साथ जो ये गलत कर रहे हैं उसकी आवाज हम उठा रहे हैं और आवाज इसका उठाते रहेंगे। इसके परिणाम आप अभी देखेंगे, आप देखेंगे हमारी रैलियों की भीड़ देखेंगे, जनता का समर्थन देखेंगे, चुनाव में हमारे इंडिया के पक्ष में लोगों की समर्थन देखेंगे, आपको बता देंगे कि क्या हालात है। चुनाव में आम आदमी पार्टी, लोकसभा की बात कर रहा हूं, जबकि विधानसभा के चुनाव में बम्पर सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर तीसरे पोजीशन पर रही। इस बार जबकि आपका और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का, दोनों का गठबंधन है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि ये थोड़ी देर के लिए इन परिस्थितियों को किनारे कर देते हैं? मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सब कुछ सामान्य है, उस परिस्थिति में भी अगर देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बार 7 की 7 सीटें जीतने के लिए तैयार है? और कितनी मजबूती के साथ तैयार है? और क्या लगता है, जरा मैं प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल प्रेडिक्शन करते हैं, तो उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस बार दावेदारी 7 सीटों पर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिए राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी दावेदारी मजबूत दिखाई देती तो उनको अपने कैंडिडेट्स का प्रोफाइलिंग थोड़े चेंज करनी पड़े। दिल्ली के MCD में उन्होंने अपने पूरे कैंडिडेट चेंज किए, हार गए, वो चले गए। आपने देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेता जो उनके कद्दावर कहे जाते थे, उनको घर बुरिया बिस्तर दे के बैठा दिया गया है, कहीं जिलों का इंचार्ज बनाया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी जो यहाँ सांसद थे, अब जिले के पर्यवेक्षक बन गए थे राजस्थान में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद बता दिया है कि देखो हम हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आते ही उनका पत्ता हवा में इस तरीके से उड़ गया, उनको पता चल गया कि हम तो यार यहाँ दिल्ली में कुछ है ही नहीं है, ये मिलकर सब जगह लोग जीत रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दे दिया, इसको हमें जवाब देने की भी जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल। इस बीच आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तस्वीर है बिल्कुल ऊपर राइट साइड में हम दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जब जा रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले, वो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। और बिल्कुल बगल में, क्योंकि ये अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई से पहले की तस्वीर है जब कोर्ट रूम में वो पहुंच रहे थे। इस बीच वहां सुनवाई चल रही है कोर्ट रूम में और बहुत सारी बातें छन छन के वहां से आ रही हैं। कोर्ट रूम में जो बातें चल रही हैं जिसमें दोनों तरफ से जो ईडी के वकील हैं SV राजू, वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन है वो, यानी सरगना है, वो कह रहे हैं किंगपिन बताया है, सरगना बताया है अरविंद केजरीवाल को। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश है, जो बात यहां दिखाई दे रही है, बताने की कोशिश हो रही है। 28 पन्नों का यह दस्तावेज है जो जारी दिया गया है और इस दस्तावेज के जरिए यहां जो ग्राउंड बताया जा रहा है कि ये चूंकि ये सरगना है इसलिए जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें एक बार जरा फिर से आना चाहता हूं हमारे साथी इकरार के पास। इकरार, जरा आप बताइए कि क्या कुछ आ रही है। एक तो सरगना बताया जा रहा है, इकरार आप सुन रहे हैं हमारी बात, अंदर से आपके पास और क्या कुछ खबरें आ रही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखना है अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में वहां खुद अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद हैं, क्या उनका पक्ष रखना शुरू हो गया है अरविंद केजरीवाल का? जी, अभी ईडी ने जो अपना पक्ष रखा, जैसा कि आपने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल को वो जो है मुख्य आरोपी साबित करने पे लगी है, दलील दे रही है, जिसपे जो 28 पेज का जो दस्तावेज है उसके अंदर ईडी के जो वकील हैं वो उन्होंने कोर्ट के सामने बताया कि जो विजय नायर जो इस केस का जो आरोपी है उनका डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से संबंध बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चुनाव हमारे पास में सबूत है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, हमारे पास में इस बात का भी सबूत है। साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा रिश्वत का आया उसका गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत सारी जो जानकारी जो ईडी अपने मजबूत आधार के लिए जो बातें रख रही है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का हमारे पास जो हम आपको बात बता रहे हैं वो उनका हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। 28 पेज के इस दस्तावेज में सब सबूत हैं। खासकर जो आपने जैसा कहा कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को जो है इस घोटाले का मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश कर रही है ईडी। और जो रिमांड के लिए जो समय है वो 10 दिन का जो मांग रहा है उसके लिए मजबूत दलीलें पेश कर रही है। वहीं अभी ईडी की दलीलें चल रही हैं। अभी थोड़ी देर में जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, तो क्या अपडेट होती है हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी दलीलें आ रही हैं और हमारे साथी इकरार लगातार उसी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर तमाम मीडिया के लोग वहीं खड़े हैं और वहां से पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 साथी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम खरी खरी का वक्त है। आप जानते हैं लगभग खत्म हो चुका है खरी खरी का वक्त, लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर्वमित्रा जी, ओवर टू यू। आप अपनी बात रखिए। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं। जी राजीव जी, और राहुल गांधी ने बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी के परिजनों से बात भी की। और इस समय मुझे यही याद आ रहा है कि यही आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन के वक्त न केवल कांग्रेस, न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह, न केवल यूपीए सरकार बल्कि पूरे गांधी परिवार के खिलाफ एक माहौल बनाया था। राहुल गांधी को डिफेम करने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और बार बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता रहा। अभी मुझे नहीं मालूम सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े या नहीं, अगर वो जुड़े होते तो मेरा उनसे ये सवाल होता कि क्या अब आम आदमी पार्टी इस बात पर आत्मचिंतन करेगी, क्योंकि जब इंडिया अलायंस बन गया और ये तय हो गया कि हाँ सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी दोनों कांग्रेस और आप के लोगों के बीच कई बार तर्क बयानबाजी चली, एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से उन पर निशाने लगाए गए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार, खुद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ मसला अरविंद केजरीवाल के पाक साफ होने या भ्रष्टाचारी होने का नहीं है। मसला ये है कि एक सिटिंग सीएम को, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को एन चुनाव के पहले इस तरह से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ईसी इस बात पर चुप है, यानी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, एक और कोशिश यहां पर दिख रही है। और राहुल गांधी ने अपना एक जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा ही था कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। तो यहाँ राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं।
लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी मैं पार्टी चाहूंगा के भगवंत मुखिया, मान इस वक्त पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। आने योग्य कर दिए। मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए। ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई। क्यों जी? आजादी में 80% योगदान था हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर। किसने वो खोते कौन है? शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जन गण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे। अगर इनका बस चले तो इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को। और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के। कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है? ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए। ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन। 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और 12% है वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ, कर 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। अगर पैसे कमाने होते IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी बड़ी नौकरी को छोड़ते। तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते, चोर को सब चोर लगते। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है। अच्छा, अगर कोई अच्छे काम करे कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं। हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी?
तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। सीबीआई की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना, फिर वो तो पता ही होगा ना कि ये डेमोक्रेसी है। फिर कैसे गिन रहा था वो? 36 वोट गिनने थे, 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे। कैसे गिन रहा था? ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहां है वोट। ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए। और पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा। तो अगर 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट 25%। मुझे इस बात का कोई हैरानी या खुशी नहीं है कि हमारा मेयर बन गया। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 वोट में से 8 खराब कर दिए। अभी 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे। उनमें क्या करेंगे? ये वोट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है। ये इन्होंने इलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है। हम कहते रहे, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये आ गए ये संविधान बदल देंगे। और बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है। अभी जो देश में चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, उसको सबको पता है। लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी या किसी विदेशी राष्ट्रपति से कहलवा लेना कि यू आर द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। और अभी किसानों की समस्या थी, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिए। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी कभी दिल्ली क्यों आते हैं किसान? मैंने कहा जी मोदी जी दिल्ली क्यों आए फिर अहमदाबाद छोड़ के? कहते जीत के आए हैं। मैंने कहा जहां जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए, तो वहीं पे आएगा सारा देश। उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देते? मैं लाहौर भेजूं उनको? लाहौर से ज्यादा तारें लगा दी थी। लाहौर वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने तार नहीं लगाई हुई, हमारे वाले ने लगाई हुई है। उनको क्या जरूरत है? कहते अपनी तरफ लगा लो। तो ये किसानों की समस्या तो हल नहीं करते। टीवी पे ऐड आती है, पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। अच्छा, आप उनका युद्ध रुकवा सकते हो, अपने किसानों से बात नहीं कर सकते 200 किलोमीटर? कमाल है। हाँ, आप देख रहे हैं भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अपनी बात रख रहे थे और सीधा हमला वर्तमान सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे और उनकी सरकार कैसे काम कर रही है, किसानों की समस्या, इन तमाम मसलों को यहाँ रखते हुए और दिल्ली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप जान रहे हैं। और इस बीच हेमंत सोरेन की तरफ से कल्पना मुर्मू सोरेन ने अभी जो ट्वीट किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। शासन का मतलब तानाशाही हो गया है, देश का हर एक कोना इनमें जुल्म की गवाही हो गया है। इन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर ये फिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे। देश की स्वाभिमानी नीडर जनता इनके भ्रम और अहंकार का मुंहतोड़ जवाब देगी। इंडिया झुकेगा नहीं। स्टैंड विथ केजरीवाल, स्टैंड विथ हेमंत। कल्पना मुर्मू सोरेन। हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से कल्पना सोरेन ने, जानते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में इनका शानदार भाषण था, एक आगाज़ था देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में। वो आपने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, और उस मौके पर इनका जो भाषण था देश दुनिया ने इसको खूब देखा, खूब सराहा। और ये ट्वीट कर रही हैं कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है, देश का हर एक कोना
इनके जुल्म की गवाही हो गया है। ये लिख रही हैं कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन के अलावा अभी थोड़ी देर पहले फिर से महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट को देखिए आप, लिख रही हैं कि ये तथ्य कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत हासिल करने में असमर्थ है, भारत में मामलों की खेदजनक स्थिति को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत अधिकारियों की रक्षा के लिए बनी हर संस्था को कमजोर किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सीधा हमला सर्वोच्च अदालत पे कि वहां जमानत हासिल करने में असमर्थ हो जाता है देश का एक मौजूदा मुख्यमंत्री। जो वहां से याचिका विड्रॉ की गई थी, उस याचिका पर, वो विड्रॉल पर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपनी बात रखती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ कल्पना सोरेन, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, दो महिलाओं की बात। और हमारे साथ भी एक महिला एडिटर हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे ज़रा समझें। एक तरफ परिस्थितियाँ जो है ये दिखाई दे रही हैं, और ऐसी परिस्थिति जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उनके कोर्ट में पेशी के वक्त की तस्वीर है। जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं। ईडी अपनी दलीलों पर दलील दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब तैयारियां, और जल्दी ही हम समझेंगे, जानेंगे कि हम इनकी तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सरमित्रा जी, क्या कुछ आप कहेंगे? दो बातें यहाँ पर, दो ट्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्पना सोरेन की और महबूबा मुफ्ती की। जी राजीव जी, कल्पना जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने जो ये कहा कि देश का हर कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, उसकी कोई चर्चा मोदी नहीं करते। किसान अभी भी आंदोलन पर हैं, उसकी कोई चर्चा न मोदी करते हैं, न उनकी पार्टी करती है, न सरकार करती है, और न मीडिया अब कर रहा है। और अब जो है हम देख रहे हैं कि केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, रातों रात गिरफ्तार किया गया, सुबह तक का भी इंतजार किया जा सकता था, या कि जो मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने का वेट किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह ईडी ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली और इस पर चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है, या अगर कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता लोकतंत्र को लेकर है, और इसी की ओर अभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ये जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अब निर्वाचित मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिल रही है, और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए जो संस्थाएं बनी है जिनकी रक्षा के लिए, अगर उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, तो फिर हम किस नाम का लोकतंत्र हम अपने आप को कह रहे हैं। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि लोकतंत्र झूठ है, ये आज उसी बात को, राहुल गांधी की एक और बात जो है ये सच साबित होती दिखाई दे रही है। और इस समय मुझे ये लगता है, अभी हमने भगवंत मान की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई, और एक बात उन्होंने ये जो कही कि पंजाब में जिस तरह का माहौल बन गया है, और मोदी जो है वो पंजाबियों का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एक कदम से बीजेपी को पंजाब में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, दिल्ली में तो नुकसान हो सकता है, और यहाँ की 7 और पंजाब की 13 यानी 20 सीटों पर इस समय बीजेपी के लिए ये एक नया खतरा दिख रहा है। कुछ समय पहले हमने ये देखा था कि बिहार और झारखंड में जो खेल कर रही थी बीजेपी, उससे वहां उसको नुकसान हो रहा था। और अब बीजेपी के, जब मैं सर्वेश जी से एक सवाल मैंने किया था कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और ऐसे इंडिया गठबंधन में इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे, चाहे ठाकरे मतलब शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी से धोखा खाया, बीजेपी से इनको झटका मिला। नीतीश कुमार को झटका मिल चुका है, लेकिन वो वापस वहां चले गए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नीतीश कुमार है, चाहे मायावती है, या जो अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं, इस उम्मीद में कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी अगर हम बीजेपी के साथ चले जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो खुद को छलावा दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का ये जो हमने कुछ समय पहले एक और बात कही थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, तो ये अपने अलावा ये किसी और की नहीं सोच रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी का ये जो रवैया है, ये जो मौजूदा बीजेपी है, जो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचती, ना वो अपने नेताओं की सोचते हैं, ना अपने साथियों की सोचते हैं। पंजाब में अकाली दल को बीजेपी ने इसी तरह अपने से दूर किया, महाराष्ट्र में शिवसेना को इसी तरह अपने से दूर किया, और अब आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के, चाहे हम कश्मीर का मसला देख लें, चाहे राम मंदिर का मसला देख लें, बहुत से मसलों पर
कांग्रेस से अलग राय आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी और वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती थी। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस की सीटें कम करवाने में या कांग्रेस को नुकसान करवाने में आम आदमी पार्टी का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब ये एक ऐसी कठिन घड़ी आ चुकी है आम आदमी पार्टी के सामने और इंडिया गठबंधन के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ने एक मौका दे दिया है इंडिया को मजबूत करने का। मोदी ने खुद ये एक सुनहरा अवसर दे दिया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग अब और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। अभी तक ममता बनर्जी भी बहुत कांग्रेस से खपा खपा दिखती हैं, वहां टीएमसी और कांग्रेस के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई इस तरह की चलती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं इस बात से सबक लेंगी, मायावती विचार कर रही होंगी, वहां जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं अब घबरा रहे होंगे कि अब अगला नंबर किसका होगा। और ये जो एक डर है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि घबराइए, फांसीवाद की शुरुआत हो चुकी है। ये एक बहुत गंभीर बात थी अभिषेक मनु सिंघवी की। और इस समय भारत के लोग तो जो देख रहे होंगे, जो हमारे आपके जैसे चैनलों पर जो दिख रहा है, हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या हाल बन गया है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में भी ये संदेश जा रहा होगा और कुछ समय में चुनाव शुरू होने हैं और ये माहौल दिख रहा है दिल्ली का, तो ये कहीं ना कहीं मोदी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल। इस बीच ममता बनर्जी ने तो ट्वीट करके ऑलरेडी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और फाइट करेंगे अच्छी तरह से वो कह रही थी। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से हम मुलाकात करेंगे। सीधे चलना चाहते हैं पहले इकरार के पास, क्या कुछ जानकारी है इकरार जरा आपसे समझूं और फिर हमारे दो साथी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं और दीपक पाचपोर जी हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन इकरार, क्या कुछ अंदर से खबरें आ रही हैं? शायद आपने थोड़ा अपना लोकेशन चेंज किया है, ये भी समझो कि अंदर ईडी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में लेकर अरविंद केजरीवाल को और उस पे तमाम तरह की जो बातें ज़रा वो सब हम सुन रहे हैं, अलग अलग बातें छन के आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ आपके पास है? और एक कार अंदर जाते हुए अब किसी और की गाड़ी होगी, लेकिन कोर्ट परिसर और उसके अंदर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ आया है बाहर? इकरार जी सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये राउज एवेन्यू का कोर्ट गेट नंबर 3 है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ सरगर्मियाँ हुई हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब पेशे से निकलेंगे तो इसी गेट से उन्हें ले जाया जाएगा। पुलिस जो है बैरिकेटिंग से हटा रही है। आपने देखा है कि पुलिस की गाड़ी भी अंदर गई है, तो जो हम सब लोगों को, जो जितने मीडिया वाले खड़े थे, इन सबको साइड कर दिया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी गेट से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे। ये गेट नंबर 3 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोर्ट के अंदर जो ईडी जो है वो अपनी दलीलों में जो दलीलें पेश कर रहे हैं, उन दलीलों में अरविंद केजरीवाल को जो है इस तथाकथित घोटाले का किंग पिन साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विजय नायर जो है वो अरविंद केजरीवाल और जो दक्षिण की लॉबी थी उनके बीच की कड़ी हैं और जो है वो ही बीच में उन्होंने डील कराई। साथ में जो इस डील के दौरान करीब 45 करोड़ के आसपास का जो रिश्वत मिली थी उसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिला के जो है ईडी अपनी तरफ से जो है कोई कमी नहीं छोड़ रही है, वो अपने सभी दलीलें पेश कर रही है। और ईडी के जो वकील है उनका साफ तौर पर ये कहना है, बार इस बात पे जोर देना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पे ही हमने जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो अभी कुछ देर में जो है अरविंद केजरीवाल पक्ष की तरफ से भी दलीलें अभी रखना शुरू होंगी, शायद शुरू हो गई होंगी। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएं कि गेट नंबर 5 है जो पीछे, जहां से अरविंद केजरीवाल को इस कोर्ट के अंदर लाया गया था, अब जो है इन्हें वापसी पीछे वाले गेट से, जो गेट नंबर 3 है जहां हम सब लोग मौजूद हैं, शायद वहां से निकाला जाए, क्योंकि कुछ सरगर्मियां हुई है, कुछ गाड़ियां अंदर आई है, बैरिकेटिंग थोड़ी हल्की की गई है, कोर्ट के अंदर आने जाने के लिए है और रस्सा लगा के मीडिया वालों को थोड़ा पीछे किया गया है। तो इससे यह अनुमान है कि अभी कुछ देर में जब दलीलें खत्म होंगी, जो भी कोर्ट में जो भी फैसला होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस गेट से बाहर निकलेंगे। जी, इस गेट नंबर 3 से हो सकता है बाहर निकले। हमारे साथी यहाँ अपनी बात रख रहे हैं, जरा जल्दी से आना चाहता हूँ। प्रशांत टंडन जी,
बहुत देर से बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया, अभी बहुत कुछ बदल चुका है। और साथ साथ देखिए, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा से जब हम बात कर रहे थे तो बार बार वो कांग्रेस का नाम भी ले रहे थे, इंडिया गठबंधन की मजबूती, राहुल गांधी का नाम भी ले रहे थे। राहुल गांधी ने ये आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि इसकी हो गई है कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की है। और ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर भी राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर बाद चले जाएं मुलाकात करने के लिए, क्योंकि सीईसी की बैठक चल रही थी, अब वो टल गई है और अब वो बैठक 27 तारीख को है, यानी सीधे होली के बाद। 25 को होली है।